आज हम लोग क्लास 10th के इकोनॉमी के चैप्टर नंबर 1 अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास, इस इतिहास के विकास के बारे में पढ़ेंगे। अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास के इतिहास के बारे में। तो पहले हम इसके पृष्ठभूमि, इस चैप्टर के कुछ पृष्ठभूमि के बारे में जान लेते हैं, ताकि इस चैप्टर को पढ़ने से पहले और बेहतर इसका जानकारी प्राप्त कर सकें हम। तो समझते हैं कि अर्थशास्त्र से आपका 20 नंबर का सवाल बोर्ड में आता है और ये क्लियर कर लीजिए पहले। उसके बाद हम पढ़ते हैं कि अर्थव्यवस्था के इतिहास के बारे में। तो पहले जान लेते हैं कि भारत को आज़ादी 15 अगस्त 1947 को मिली। इससे पहले भारत 200 वर्षों तक ब्रिटेन का उपनिवेश था। 200 वर्षों तक ब्रिटेन का उपनिवेश था। उपनिवेश का मतलब क्या होता है कि जब कोई सबल राष्ट्र कोई दुर्बल राष्ट्र पे कब्जा कर ले तो वो दुर्बल राष्ट्र सबल राष्ट्र का उपनिवेश कहलाता है। ये इसके बारे में पूरे डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, इतिहास से पढ़ेंगे कि उपनिवेश कैसे बने हम लोग और किस प्रकार से उपनिवेशी, मतलब कि इंग्लैंड में जो आपका औद्योगिक क्रांति हुआ वो उपनिवेश को जन्म दिया, उसके बारे में पढ़ेंगे उस चैप्टर में। तो फिलहाल क्या जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ। उससे पहले 200 वर्षों तक यह ब्रिटेन का उपनिवेश था। उपनिवेश किसे कहते हैं? तो जब कोई सबल राष्ट्र कोई दुर्बल राष्ट्र पे कब्जा कर ले तो दुर्बल राष्ट्र सबल राष्ट्र का उपनिवेश कहलाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत हुआ नहीं। उसके बाद बात करते हैं हम लोग अर्थव्यवस्था के बारे में कि अर्थव्यवस्था सर कहते किसको है। चैप्टर नंबर 1 ही आपका अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। चैप्टर नंबर 1 ही आपका अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। तो अर्थव्यवस्था किसको बोलते हैं? तो आप ध्यान समझिए कि अर्थव्यवस्था आर्थिक संगठन का एक रूप है, मतलब कि जिसके अंतर्गत हम लोग अपने कार्य करके अपने जीवन को चलाते हैं। मतलब ये एक संगठन है जिसके अंतर्गत हम लोग कार्य करके अपने जीवन को चलाते हैं। इसके अंतर्गत बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं जिनका नाम है प्रोफेसर ब्राउन। प्रोफेसर ब्राउन का कहना है कि अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है। अर्थव्यवस्था क्या है? आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है। अगर आपसे पूछे कि अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं और आपको याद नहीं रहे तो क्या बोलोगे कि प्रोफेसर ब्राउन शब्द में कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है। अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है। कोई दिक्कत हुआ? हम लोग क्या क्या पढ़े बोली तो हम पढ़िए कि भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ। इससे पहले 200 वर्षों तक ब्रिटेन के उपनिवेश था। फिर हम लोग पढ़े किसके बारे में? इकोनॉमी के बारे में। अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? तो अर्थव्यवस्था प्रोफेसर ब्राउन शब्द में कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है। अर्थव्यवस्था को 3 भागों में बांटा गया है। उत्पादन की दृष्टि से अर्थव्यवस्था को 3 भागों में। पहला को बोलते हैं मतलब प्राथमिक क्षेत्र। क्या बोलते हैं बोलेगा तो? प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र। उसके बाद होता है द्वितीयक क्षेत्र। क्या होता है? द्वितीयक क्षेत्र। आप ध्यान सुन लो, आपका सारा ऑब्जेक्टिव यहीं से क्लियर हो जाएगा। तीसरा होता है तृतीयक क्षेत्र। क्या होता है? तृतीयक क्षेत्र। तो बात करते हैं प्राथमिक। तो कृषि को हम लोग प्राथमिक बोलते हैं, जिसके अंतर्गत क्या जाएगा? खनन आ गया, पशुपालन, मत्स्य पालन इत्यादि जो है वो कृषि के अंतर्गत आ जाएगा। तो सवाल बोला जाएगा कि किस क्षेत्र को हम लोग बोलते हैं प्राथमिक क्षेत्र? तो कृषि को बोलते हैं हम लोग प्राथमिक क्षेत्र। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है आपका द्वितीयक क्षेत्र। तो उद्योग को हम लोग बोलते हैं द्वितीयक क्षेत्र, जिसके अंतर्गत गैस, बिजली इत्यादि का उत्पादन होता है। तो उद्योग को बोलते हैं हम लोग द्वितीयक क्षेत्र। यहां तक कोई दिक्कत हो गया? तीसरा बात करते हैं तृतीयक क्षेत्र। इसको बोलते हैं सेवा। क्या बोलते हैं? सेवा। जैसे बैंकिंग, परिवहन, संचार इत्यादि सेवा के अंतर्गत आता है। ठीक है, ध्यान से रखिएगा। कृषि को प्राथमिक, उद्योग को द्वितीयक और सेवा को तृतीयक। ये अब बात हो गया। उसके बाद स्वामित्व के आधार पर भी अर्थव्यवस्था को 3 भागों में बांटते हैं। ये तो आपका हो गया उत्पादन के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर भी अर्थव्यवस्था को 3 भागों में बांटा गया है। उसको समझ लेते हैं एक बार। उसको बोलते हैं हम लोग पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। क्या बोलते हैं उसको? बोले तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। नंबर 2 में हो गया आपका समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था। नंबर 3 हो गया आपका मिश्रित अर्थव्यवस्था। बिल्कुल ध्यान समझेंगे, सारा ऑब्जेक्टिव अभी क्लियर हो जाएगा। मिश्रित। तब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? तब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मतलब हो बाबू कि जब किसी उत्पादन पे, मतलब वैसा अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के सभी साधनों पर किसी निजी व्यक्ति का अधिकार हो, उसको बोलते हैं हम लोग पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। मेरे साथ फिर से बोलिएगा कि वैसा अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के सभी साधनों पर किसी निजी व्यक्ति का अधिकार हो, उसको बोलेंगे हम लोग पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। जो आपको देखने को मिलेगा जापान, अमेरिका, इस सब देशों में मिलेगा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। अब बिल्कुल ध्यान समझेंगे। बोला जाएगा कि अमेरिका में कौन सा अर्थव्यवस्था है? तो अमेरिका में आपका पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। जापान में भी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। ऑब्जेक्टिव यहां से आता है, आप इसको बिल्कुल ध्यान रखोगे। अगला आपका है समाजवादी अर्थव्यवस्था। वैसा अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के सभी साधनों पर सरकार का, वहां के सरकार का अधिकार हो या समाज का अधिकार हो, उसको बोलेंगे हम लोग समाजवादी अर्थव्यवस्था। जैसे रूस, चीन, क्यूबा, ये देश ऐसे
ऐसे हैं जहां पे समाजवादी अर्थव्यवस्था अभी है ना। उसके बाद नंबर 3 पे आता है मिश्रित अर्थव्यवस्था, वैसा अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के सभी साधनों पर निजी व्यक्ति और सरकार दोनों का अधिकार हो, निजी और समाज दोनों का अधिकार हो। अगर आप भूल जाए कि मिश्रित अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं तो सिंपल आप बोलोगे कि सर जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है वो समाजवादी अर्थव्यवस्था और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मिश्रण है, जो कि आपको भारत में देखने को मिलता है। भारत में कौन सा अर्थव्यवस्था है? भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। क्या बोलेंगे तो मिश्रित। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी सेक्टर है उसमें एक निजी व्यक्ति भी होंगे और सरकारी व्यक्ति भी होंगे। आप सुने होंगे कि रेलवे को बेच दिया गया, सुने ना सा, उसको बेच नहीं दिया गया, उसको क्या कर दिया, प्राइवेट मतलब सेक्टर के हाथ में दे दिया गया है। उसमें निजी और सरकारी दोनों आदमी मिलकर उसको काम करेंगे, तो उसको बोलेंगे मिश्रित अर्थव्यवस्था। और हमारे भारत की इकोनॉमी का आधार ही यही है और हम लोग समझते नहीं, इसको बोलते कि बेच दिया गया इसको। ठीक है, तो आगे बात करते फिर से पूंजीवादी में क्या हो गया? पूंजीवादी में हो गया उत्पादन के सभी साधनों पर कोई एक व्यक्ति का अधिकार होगा। इसमें क्या हो गया? पूरे समाज का अधिकार होगा या पूरे वहां के गवर्नमेंट का अधिकार होगा। इसमें क्या हो गया कि समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित समाजवादी और पूंजीवादी दोनों का मिश्रण है। ये क्या है बोलेंगे तो ये पूंजीवादी और समाजवादी का मिश्रण है आपका मिश्रित अर्थव्यवस्था। समझ लीजिए, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पाया जाता है अमेरिका, जापान। समाजवादी रूस, चीन, क्यूबा। मिश्रित हो गया भारत में। अगर बोला जाएगा कि मिश्रित अर्थव्यवस्था कहां पाया जाता है तो भारत में। ठीक है, यहां तक ठीक है। उसके बाद आगे हम देखते हैं कुछ और इंपोर्टेंट पॉइंट है, जैसे आर्थिक क्रिया। आर्थिक क्रिया किसे कहते हैं? तो वे सारी क्रिया जिससे हमें आय की प्राप्ति हो उसको बोलेंगे आर्थिक क्रिया। क्या बोलेंगे उसको हम लोग? आर्थिक क्रिया। ये हो गया, क्लियर हो गया। आगे बात करते हैं, अब हम लोग आते हैं अपने ऑब्जेक्टिव की तरफ। तो बात करते हैं, हमारा पहला ऑब्जेक्टिव है भारत के पड़ोसी देशों में किस देश का प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? तो भारत के मतलब कि सटे हुए देश में जो श्रीलंका है इसका प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है, श्रीलंका का। एक मिनट समझ लीजिएगा कि प्रति व्यक्ति आय किसको बोलते हैं। सुन, जैसे आप समझिएगा, प्रति व्यक्ति आय को समझने से पहले आपको राष्ट्रीय आय जानना जरूरी है। तो राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं? तो किसी देश में एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को राष्ट्रीय आय कहते हैं। किसी देश में एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को राष्ट्रीय आय कहते हैं। किसी देश में एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को राष्ट्रीय आय कहते हैं। ठीक है, और राष्ट्रीय आय में वहां की जनसंख्या से भाग दे देते हैं, तो उसको बोलते हैं प्रति व्यक्ति आय। क्या बोलते हैं? प्रति व्यक्ति आय। तो प्रति व्यक्ति आय जो हुआ किसी भी देश का सूचक हुआ कि देश विकासशील है या विकसित है। सो अगर किसी देश का प्रति व्यक्ति आय अधिक है तो उसको बोलेंगे सर ये विकसित देश है, और किसी देश का प्रति व्यक्ति आय मतलब कम है तो उसको बोलेंगे अविकसित है या विकासशील है। कोई दिक्कत हुआ? आगे बात करते हैं, समझिएगा बिल्कुल ध्यान से। तो आंसर क्या हो जाएगा? श्रीलंका। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की तरफ। इनमें कौन योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं? तो योजना आयोग के अध्यक्ष, तो पहले बात करते हैं ये योजना आयोग है क्या। सो तो योजना आयोग जो है ये भारत के मतलब कि इसमें समझिएगा इस प्रकार से कि भारत के एक संगठन है भारत के लोगों का, जिसमें क्या होता है कि इसके पदेन जो होते हैं मतलब कि अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। इसमें क्या होता है 5 साल का प्लान होता है, जिसमें क्या होता है कि देश की प्राथमिकताओं को ध्यान में रखकर देश के संसाधनों का विभिन्न विकासात्मक प्रक्रिया में प्रयोग करना होता है। ठीक है, तो इसका जो स्थापना हुआ था वो आपका हुआ था 15 मार्च 1950 की स्थापना हुआ था योजना आयोग का। पहला सवाल क्लियर हो गया यहाँ से कि योजना आयोग का स्थापना कब हुआ? तो 15 मार्च 1950। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो इसके अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। कौन होते हैं बोलिएगा तो? इसके अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। और इसके जो इसमें लोग होते हैं इसमें 8 सदस्य होते हैं। इसमें क्या होते हैं? 8 सदस्य होते हैं। काम करने के लिए इसमें 8 सदस्य होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या बोला गया कि योजना आयोग के अध्यक्ष, तो योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री और प्रथम अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब वर्तमान में कौन है? वर्तमान में नरेंद्र दामोदर दास मोदी हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। हमारा अगला सवाल है भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है? अभी तुरंत हम बात किए हैं इस पर कि भारत की आर्थिक व्यवस्था मिश्रित है। क्या बोलेंगे तो? मिश्रित है। भारत की आर्थिक व्यवस्था मिश्रित है। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले सवाल की तरफ। इनमें से कौन देश में समाजवादी अर्थव्यवस्था है? तो रूस जो हो जाएगा जिसमें समाजवादी अर्थव्यवस्था है। रूस, चीन, क्यूबा इसमें समाजवादी अर्थव्यवस्था है, और ये दोनों जापान और अमेरिका इसमें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, और इसमें क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। आगे बात करते हैं हम लोग सम्यक विकास। सम्यक विकास का मतलब होता है विकास की वैसी प्रक्रिया जिसमें समाज के सभी वर्गों का विकास हो।
उसको बोलते हैं समावेशी विकास। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? समावेशी विकास या सम्यक विकास। तो वही हुआ उच्च वर्ग, निम्न वर्ग और सभी वर्ग, समाज के सभी वर्गों का विकास हो, उसको बोलते हैं हम लोग सम्यक विकास। क्या बोलते हैं हम लोग? सम्यक विकास। बिल्कुल आप घबराने का नहीं है, सारा ऑब्जेक्टिव ध्यान से बन जाएगा। ध्यान से, गरीबी कैंसर रोग की तरह है, ये किसने कहा? तो गरीबी कैंसर रोग की तरह है, ये आपके अर्थशास्त्री कुजनेट बोले थे। गरीबी कैंसर की तरह है। और आगे पढ़ना है, गरीबी गरीबी को पैदा करती है, मतलब गरीबी कुचक्र है, ऐसा कौन बोलते हैं? रैगनर नस्ट बोलते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो गरीबी कैंसर रोग की तरह किसने बोला? तो अर्थशास्त्री कुजनेट, है ना। आगे बात करते हैं, समझिएगा। किस क्षेत्र को द्वितीयक कहते हैं? अभी जस्ट हम बात की इस पर। उद्योग को बोलते हैं द्वितीयक, कृषि को बोलते हैं प्रथम और सेवा को बोलते हैं तृतीयक। ठीक है, तो यह पूछा गया हमसे किस क्षेत्र को द्वितीयक, क्या बोला गया है? द्वितीयक, तो आपको उद्योग हो जाएगा। राष्ट्रीय विकास परिषद, तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? 1952 में हुआ था। कब हुआ था? 1952 में। और इसका काम क्या है? इसका काम है योजना आयोग द्वारा जो बनाया गया नियम है, मतलब कि जो भी बनाया गया उसको अप्रूव्ड करना है। ठीक है, और इसके जो अध्यक्ष होते हैं इसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग। किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर किसी निजी व्यक्ति का या संस्था का अधिकार हो, उसे क्या बोलेंगे? अभी तुरंत बोलेंगे कि किसी वैसा अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के सभी साधनों पर किसी निजी व्यक्ति का अधिकार हो, उसको बोलेंगे हम लोग पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। क्या बोलेंगे उसको हम लोग? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। आगे देखते हैं, भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना, भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1955। भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1955। 11वीं पंचवर्षीय, 1 मिनट, 1951 से 56 है ना, 1951 से 56। 11वीं पंचवर्षीय योजना, तो 11वीं हो जाएगा आपका 2007 से लेकर 2012, 2007 से लेकर 2012। आगे समझते हैं हम लोग। किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहते हैं? तो सेवा को तृतीय क्षेत्र बोलते हैं, जिसके अंतर्गत बैंकिंग, परिवहन, संचार इत्यादि आता है। तो सेवा को बोलते हैं हम लोग तृतीय क्षेत्र। सेवा को बोलते हैं क्या? तृतीय क्षेत्र। सेवा को बोलते हैं हम लोग तृतीय क्षेत्र। एक अर्थव्यवस्था का सृजन होता है प्राकृतिक संसाधनों से, भौतिक संसाधनों से, मानवीय संसाधनों से, इनमें सभी से। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, इनमें सभी से। अगला सवाल देखते हैं, आर्थिक संरचना का एक मुख्य अंग क्या है? तो आर्थिक संरचना का एक मुख्य अंग शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, इनमें से कोई नहीं। तो यातायात जो है आपका आर्थिक संरचना का मुख्य अंग है। यातायात जो है आपका आर्थिक संरचना का मुख्य अंग है। आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य क्या है? तो आर्थिक क्रिया का उद्देश्य है जीविकोपार्जन। क्या होगा इसका आंसर? जीविकोपार्जन। आर्थिक क्रिया का उद्देश्य है जीविकोपार्जन। निम्नलिखित में कौन मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता है? ध्यान समझिएगा, इसमें क्या होता है कि निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र ये दोनों मिला के और तब बनता है मिश्रित। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पशुपालन एवं मत्स्य पालन। अभी जस्ट बात की इसमें कि कृषि को हम लोग बोलते हैं प्राथमिक क्षेत्र। क्या बोलते हैं हम लोग? प्राथमिक क्षेत्र। तो पशुपालन और ये मत्स्य पालन जो हो गया, इसका मतलब मछली होता है, ये आ गया आपका प्राथमिक में। कहाँ आ जाएगा बोले तो? प्राथमिक में। ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर होगा। आगे बात करते हैं हम लोग। आगे बोला गया है निम्नलिखित में कौन सामाजिक संरचना का अंग है? तो इस उपयुक्त सभी जो है सामाजिक संरचना का अंग है। शिक्षा, प्रशिक्षण, स्वास्थ्य सेवाएं, आवास, ये सभी जो है सामाजिक संरचना का अंग है। आगे बात करते हैं, समझिएगा। सामान्यतः किसी देश के विकास का स्तर किस आधार पर निर्धारित करते हैं? तो प्रति व्यक्ति आय पर। क्या बोला गया है कि उसके विकास का स्तर कैसे निकालते हैं? तो प्रति व्यक्ति आय पर। अब बिल्कुल ध्यान समझिएगा, अगर किसी देश का प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है तो विकसित बोलेंगे और कम है तो विकासशील बोलेंगे। और एक सवाल इस पर और आएगा कि भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? तो भारत में गोवा का प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है और बिहार का प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। इस बात का खास ख्याल रखिएगा, भारत में गोवा का प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है और बिहार का प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है ना। तो किसी राज्य का विकास का स्तर जो है उसके प्रति व्यक्ति आय पर निर्भर करता है। सामान्यतः किसी देश के विकास का स्तर किस तरह पर, इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सही है ना। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, 20 का डी हो जाएगा। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का मुख्य उद्देश्य था उपयुक्त सभी, तीव्र आर्थिक विकास, उत्पादक रोजगार सृजन, निर्धनता विकार निवारण, ये सब जो है उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा।
बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का प्रमुख कारण क्या है? जनसंख्या। प्रमुख कारण क्या है? जनसंख्या, कृषि पर अत्यधिक जनभार, बाढ़ एवं सूखा का प्रकोप। ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का उपयुक्त सभी कारण है। आगे बात करते हैं हम लोग, निम्नलिखित में कौन सा देश विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है? अमेरिका। अमेरिका जो है विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। अमेरिका जो है विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। आगे देखते हैं हम लोग, विश्व पर्यावरण एवं विकास आयोग की स्थापना कब हुई? तो विश्व पर्यावरण एवं विकास आयोग की स्थापना 1983 में 1983 में किया गया था। आगे बात करते हैं, आर्थिक विकास की माप के लिए सबसे उपयुक्त सूचकांक क्या है? तो आर्थिक विकास की माप के लिए सबसे उपयुक्त सूचकांक प्रति व्यक्ति आय है, जो हम जस्ट अभी चर्चा किए हैं, प्रति व्यक्ति आय है। आगे बात करते हैं, बिहार के जमशेदपुर में लोहा एवं इस्पात के कारखाने की स्थापना कब हुई? तो 1907 में। बिहार के जमशेदपुर में लोहा एवं इस्पात कारखाने की स्थापना 1907 में किया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर किधर है बोली तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आगे बात करते हैं हम लोग, जीवन की भौतिक गुणवत्ता का सूचक क्या है? तो जीवन की भौतिक गुणवत्ता का सूचक जीवन प्रत्याशा, शिशु मृत्यु दर, मौलिक साक्षरता, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। इनमें किसको प्राथमिक क्षेत्र भी कहते हैं? अभी जस्ट बात किए हैं, कृषि को बोलते हैं प्राथमिक, सेवा को तृतीयक और उद्योग को द्वितीयक। ठीक है, इनमें कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो इसमें ऑप्शन नंबर सी भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू। और योजना आयोग के अभी बोला गया कि योजना आयोग का नाम, अभी एक और बात क्वेश्चन है कि योजना आयोग का नाम कब बदल दिया गया? तो योजना आयोग का नाम बदल के रखा गया है नीति आयोग। क्या रखा गया है? नीति आयोग। और यह बदला गया था 2015 में। 2015 में रखा गया है इसका नाम नीति आयोग। ठीक है, अर्थव्यवस्था के विकास से हरित क्रांति, आप बिल्कुल ध्यान समझिएगा, हरित क्रांति जो है वो कृषि से संबंधित है। कहां संबंधित बोलेंगे तो कृषि से। और कृषि को बोलते हैं प्राथमिक क्षेत्र। क्या बोलते हैं हम लोग? कृषि को बोलते हैं प्राथमिक क्षेत्र। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, कृषि को बोलते हैं प्राथमिक। ऑपरेशन फ्लड ये डेयरी के लिए था। किसके लिए था? डेयरी विकास के लिए था। आगे बात करते हैं, समझिएगा, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया? तो भारत में योजना आयोग गठन 15 मार्च 1950 को किया गया था, जिसके जो अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री होते हैं। और इसमें टोटल 8 लोग होते हैं। ठीक है, जो देश के विकास के लिए नियम बनाते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? आगे बात करते हैं, 15 मार्च 1950। जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वो क्या कहलाता है? विकसित। जिस देश का राष्ट्रीय अधिक होता है उसको बोलते हैं विकसित, और कम होता है तो अविकसित। आगे बात करते हैं, सुनिएगा, और इनमें किसे पिछड़ा राज्य कहते हैं? तो इनमें बिहार को पिछड़ा राज्य बोला जाता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का देश कौन है? तो भारत जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था का देश है। योजना आयोग के क्या लोग होते हैं? जिसमें 8 गो, इसमें 8 सदस्य होते हैं। शेयर बाजार की नियामक संस्था कौन है? तो शेयर बाजार की नियामक संस्था सेबी है। क्या है? सेबी है, जिसका मतलब होता है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी, है ना। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति अधिक है? तो भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति सबसे कम है? तो भारत में बिहार का प्रति व्यक्ति सबसे कम है, और गोवा का सबसे बेसी है, सबसे अधिक है। तो यहाँ बोला गया सबसे कम है, तो किसका हो जाएगा? बिहार हो जाएगा। बिहार का प्रति व्यक्ति सबसे कम है। भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई? तो नीति आयोग 2015 में। बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन क्या है? तो बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन जो है कृषि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कृषि। देश में सब्जी के उत्पादन में बिहार का स्थान क्या है? तो देश में सब्जी के उत्पादन में बिहार का स्थान दूसरा है। और प्रथम में अगर बोल दे तो कि प्रथम में कौन है? तो प्रथम में है पश्चिम बंगाल। क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल। और पहला क्या इसमें देश में सब्जी के उत्पादन में बिहार, तो बिहार का स्थान दूसरा है। बिहार का स्थान दूसरा है। इस तरीके से आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।